हेलो स्टूडेंट्स, यूएसपी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर, पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी। जैसा कि हमने पहले की क्लास में पढ़ा था यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट का हमारा नाम था नेचर ऑफ डिसिप्लिन इन ज्योग्राफी, यानी भूगोल अनुशासनिक की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले अनुशासनिक ज्ञान का अर्थ। अनुशासनिक ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अनुशासनिक ज्ञान की जो परिभाषाएं दी थी प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में और श्रीमती आर के शर्मा ने दी थी। इसके बाद हमने देखा था अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो अनुशासनिक ज्ञान की क्या प्रकृति है, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। एक व्यापक प्रक्रिया है, एक सहसंबंध प्रक्रिया है, एक संश्लेषण प्रक्रिया। अनुशासनिक ज्ञान की जो प्रकृति है वो उसमें ये कहता है कि ये जो अनुशासनात्मक प्रकृति है वो एक व्यापक प्रक्रिया है, एक संश्लेषण, एक विश्लेषण और एक सहसंबंध प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक और एक बहुआयामी क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसके बाद आगे और कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। एक समसामयिक प्रक्रिया, एक राष्ट्रीय समृद्धि की प्रक्रिया, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, समस्या समाधान की प्रक्रिया, वर्गीकरण की प्रक्रिया, एक समेकित प्रक्रिया। इन सारे पॉइंटों का हमने अध्ययन किया था। और एक सामाजिक प्रक्रिया। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें अनुशासन के रूप में भूगोल का, अनुशासन के रूप में भूगोल का अन्य विषयों से सहसंबंध। तो इनका अन्य विषयों से कैसे सहसंबंध है, यानी इतिहास का भूगोल के मध्य क्या संबंध है, इतिहास व भूगोल के मध्य क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विद्यालय विषयों के रूप में इतिहास को भी माना गया है। सामाजिक विज्ञान एक विषय है, उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, इन सब को समेकित रूप में लिया गया है। इतिहास के पाठ्यक्रम निर्धारण में भूगोल का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। इस प्रकार भूगोल विषय इतिहास में समाविष्ट है। अतः इतिहास का पाठ्यक्रम भूगोल के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम से प्रभावित होता है। तो इतिहास भी कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है और भूगोल भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इतिहास के पाठ्यक्रम को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसका उपयोग सामाजिक विकास एवं सामाजिक व्यवस्था को सर्वोत्तम बनाने के लिए किया जाता है। आगे जो पॉइंट है, इतिहास के पाठ्यक्रम के सहसंबंध अन्य विषयों से किया जाता है। इतिहास के साथ साथ छात्र उन विषयों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो इतिहास से संबंधित हैं। जैसा कि इतिहास के साथ साथ भूगोल का भी और राजनीति का भी घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय उसके उद्देश्य भूगोल के उद्देश्यों के साथ मिलते जुलते हुए रखे जाते हैं, जिससे इतिहास का पाठ्यक्रम भूगोल के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। यानी उस पाठ्यक्रम में देखा जाता है कि इतिहास विषय में कितने टॉपिक हैं, भूगोल में कितने टॉपिक हैं। जो इतिहास में टॉपिक आ रहे हैं वो भूगोल से सहसंबंधित हैं या नहीं। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में पढ़ते हो तो हम किसी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं, और सभ्यता और संस्कृति की जब हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ फीते माप प्रक्रिया भी होती है। जो फीता माप और की प्रक्रिया होती है, जो खुदाई की प्रक्रिया है, जो उस खुदाई में मिले जो धात्विक और अधात्विक खनिज हैं, ये सब भूगोल की श्रेणी में आते हैं। तो हम इतिहास के पाठ्यक्रम में भूगोल के उद्देश्यों को भी समाविष्ट कर सकते हैं। इतिहास का संबंध मानव जीवन से किया जाता है, क्योंकि भूगोल का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना होता है। इतिहास के पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इतिहास के सांस्कृतिक एवं कला पक्ष के बारे में भी छात्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। इतिहास की घटनाओं को पाठ्यक्रम में समाहित करके उनसे पूर्व की उपयोगिता की समीक्षा की जाती है।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इतिहास पढ़ने के लिए हमें भूगोल के भी कुछ विषयों को शामिल किया जाता है, और भूगोल विषय को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें भूगोल का इतिहास भी जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें कि एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध स्थापित करके जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। अब जैसे कि इतिहास में आप मान लो कि कहीं पुरातात्विक विभाग की खुदाई हो रही है, तो उस स्थान, जगह, जिला, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? भूगोल में देखेंगे। मानचित्र वहाँ का कहाँ किस में देखेंगे? हम भूगोल में देखेंगे। तो इतिहास को भूगोल से अगर जोड़कर हम पढ़ेंगे या भूगोल को इतिहास के जोड़ के पढ़ेंगे तो हमें विषय वस्तु आसानी से समझ में आएगी। अर्थशास्त्र एवं भूगोल के मध्य संबंध। अर्थशास्त्र से आप ये समझते हो कि जो आर्थिक रूप से आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं वो अर्थशास्त्र में पढ़े जाते हैं। अर्थ, व्यापार या वाणिज्य संबंधी जो अध्ययन है हम वो अर्थशास्त्र में करते हैं। लेखा जोखा रखना, डाटाओं को एकत्रीकरण करके रखना, ये सब हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। भूगोल के द्वारा अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र का भूगोल से घनिष्ठ संबंध देखा जाता है। भूगोल का सामाजिक उद्देश्य भौगोलिक स्थिति के आधार पर छात्रों को धन के सदुपयोग एवं मितव्ययता के बारे में बताना होता है। जिस प्रकार प्रत्येक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के जीवन को सुखमय एवं कल्याणकारी बनाना होता है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में धन के सदुपयोग एवं धनार्जन संबंधी साधनों के बारे में बताकर छात्रों के जीवन को उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी भूगोल के क्षेत्र में भी बालक को ये बताया जाता है कि वो धन अर्जन कैसे कर सकता है, वो अपने धन का सदुपयोग कैसे कर सकता है। ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के माध्यम से उसे बताई जाती हैं। जिस प्रकार भौगोलिक स्थिति को स्पष्टीकरण द्वारा भूगोल के माध्यम से समाज के जीवन स्तर को उच्च बनाया जाता, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत धन संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करवाया जाता है। तो अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं रूप से भूगोल से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में भूगोल की विषय वस्तु का समावेश, जैसे कृषि कार्य, तो कृषि कार्य में जो औजार वगैरह होते हैं वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो। कृषि करते समय हमें आर्थिक क्रियाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके श्रम पूंजी, जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी जो मजदूरों के जो श्रम होते हैं उनका भी निर्धारण किया जाता है। कृषि कार्य भूगोल के अंतर्गत आता है, पर भूगोल में जो कृषि कार्य होता है उसमें जो आर्थिक क्रियाएं समाविष्ट होती हैं, बीजों का उत्पादन करना, श्रम लगाना, उसमें जो पूंजी लगा, ये आर्थिक क्रिया में हम पढ़ेंगे। जो अर्थशास्त्र का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को समसामयिक संदर्भ में तैयार किया जाता है, क्योंकि समाज में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों में परिवर्तन होता है। इसी क्रम में अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम को आधुनिक एवं प्रासंगिक बनाया गया है। बालकों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में आर्थिक विकास या अर्थशास्त्र का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अर्थशास्त्र की इस प्रक्रिया में बालकों के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया गया है। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान के मध्य संबंध, जैसा कि हमने 2 पॉइंट ऊपर पढ़े हैं, इतिहास और भूगोल के मध्य, अर्थशास्त्र और भूगोल के मध्य। यहाँ हम भूगोल विषयों का अन्य विषयों से संबंध पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान से आप समझ सकते हैं जो समाज में होने वाली घटनाएं हैं, कार्यक्रिया हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की जो शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियाँ जो पर्यावरण संबंधी जोड़ दी जाती है, पर्यावरण जागरूकता, कहीं ना कहीं जो समाज के परिवेश में या ग्रामीण समाज में उबड़ खाबड़ जैसी भूमि है, उनकी कृषि उपयोगी भूमि है,
या कुछ पर्वत है, पठार है, इन सभी का अध्ययन हम सामाजिक में कर सकते हैं। वो समाज से ही जुड़े हुए पर्यावरण, आसपास का माहौल, लोगों के लिए जल की आवश्यकता, जल, वायु में प्रभावित होने वाली कुछ गैसें, ये सभी का अध्ययन हम, जो प्रदूषण होता है, इन सभी का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान के जरिए भूगोल में भी कर सकते हैं। तो भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन भी किया जाता है, जिससे छात्र इन प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग भी जान सकते हैं। भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में कृषि कार्य एवं विविध प्रकार के उद्योग धंधे, सांस्कृतिक पक्षों का भी वर्णन किया जाता है। जो सांस्कृतिक पक्षों का वर्णन किया जाता है वो समाज से ही जुड़े हुए होते हैं। भूगोल विषयों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विविध क्षेत्रों के मौसम, उनकी जलवायु, उनके खान पान, उनके रहन सहन, फसलें आदि का अध्ययन किया जाता है, जो भी समाज के अंतर्गत आता है। भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है, वन्य जीवों की उपयोगिता के बारे में बताया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वो भी हम समाज के अंतर्गत करते हैं। सामाजिक यानी व्यक्ति की सामाजिक क्रिया है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उससे सामाजिक प्राणी के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की जो ज़रूरत होती है वो हमें भूगोल की दृष्टि से प्राप्त होती है। जलवायु, वर्षा, वहाँ की कैसी जलवायु, कैसी मिट्टी, इन सभी के द्वारा ही सामाजिक परिवेश का निर्माण होता है। अगला है नागरिक शास्त्र एवं भूगोल के मध्य संबंध। तो नागरिक शास्त्र और भूगोल के मध्य संबंध में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति कुशल कार्यकर है, व्यक्ति की नैतिकता कैसी है, व्यक्ति अपने नैतिक कार्यों को समझता है या नहीं, व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा करता है या नहीं, व्यक्ति जो पृथ्वी की धरोहर है उनकी रक्षा करता है या नहीं, राष्ट्र में के प्रति वो अपना दायित्व निभाता है नहीं, ये सारी चीज़ें हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते। नागरिक शास्त्र विषय में समानता की भावना विकसित करने की वाली गतिविधियों का समावेश होता है। नागरिक शास्त्र में न्यायिक व्यवस्था भी कराई जाती है। अन्याय के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है। नागरिक शास्त्र में जो अगर भूगोल या प्रकृति का उल्लंघन करते पाया जाता है उसे दंड भी दिया जाता है। तो जो प्रकृति है वो भूगोल के अंतर्गत आती है और उसमें जो व्यक्ति द्वारा अवहेलना की जाती है वो दंड नागरिक शास्त्र में आता है। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सभी तथ्यों एवं प्रकरणों का समावेश होता है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था को सर्वोत्तम बनाने का कार्य करते हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था या भौगोलिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कानूनन व्यवस्था की गई है। व्यक्ति के लिए दंडनीय व्यवस्था की गई है। अगर वो प्रकृति का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कानून भी है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एवं भूगोल के मध्य संबंध। समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान ये दोनों अलग अलग है। समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में जानते हैं, समाज की परंपराओं के बारे में जानते हैं, समाज की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानते हैं, समाज के सामाजिक मूल्य कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं। जो सामाजिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, वो भूगोल से भी जुड़े हुए होते हैं। समाज शास्त्र के अंतर्गत लोक कलाओं, लोक परंपराओं का भी वर्णन मिलता है, स्वास्थ्य मनोरंजन का भी उल्लेख मिलता है। समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के सभी प्रकरण भूगोल के प्रकरणों से विशिष्ट रूप से संबंधित होते हैं। साथ साथ समाजशास्त्र एवं भूगोल के उद्देश्य, क्षेत्र एवं गतिविधियों में भी व्यापक समानता दृष्टिगोचर होती रहती है। तो अनुशासनिक क्षेत्र की दृष्टि से दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है। तो समाज का स्वरूप सर्वोत्तम रूप से व्यवस्थित होता है। भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रकार के सामाजिक समूहों के बारे में बताया जाता है। इन समूहों के माध्यम से छात्र सामाजिक गतिविधियों को भी देखता है और सामाजिक गतिविधियों के प्रति सक्रिय रहता है। वो अपनी आत्मीय व नैतिक परंपरा की भूमिका पूर्ण रूप से निभाता है। तो समाजशास्त्र में हम अनुशासिक जो हैं वो नियमों, परंपराओं, सांस्कृतिक गतिविधियों, समाज कल्याण, सामाजिक मूल्यों, लोक कला, लोक परंपराओं आदि के बारे में पढ़ते हैं जो भूगोलिक से भी संबंधित होते हैं।
नेक्स्ट है लोक प्रशासन एवं भूगोल के मध्य संबंध। लोक प्रशासन यानी जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लोगों का प्रशासन, लोगों के द्वारा किए जाने वाला शासन। लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सामान्य नियमों एवं व्यवस्थाओं का वर्णन होता है जो कि सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त करके समाज के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया जाता है। लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन प्रकरणों का समावेश किया जाता है जो कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था उपलब्ध कराने से संबंधित होते हैं। लोक प्रशासन के माध्यम से छात्रों को उन सभी गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है जो कि सामाजिक न्यायप्रियता, सामाजिक शांति, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होती है। विद्यालयी विषयों के पाठ्यक्रम के मध्य विशेष प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो लोक प्रशासन और भूगोल का जो संबंध है, इनको पृथक विषय के रूप में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर स्थान दिया गया है। भूगोल का इससे घनिष्ठ संबंध माना जाता है क्योंकि इसके पाठ्यक्रम का निर्धारण भूगोल के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। यानी सभी विषयों का जो हमने अभी अध्ययन किया है, उन सभी का निर्धारण भूगोल के उद्देश्यों को ध्यान में रखा किया जाता है या फिर उन विषयों के भी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूगोल का निर्धारण किया जाता है। लोक प्रशासन के माध्यम से सर्वोत्तम समाज की स्थापना की जा सकती है, इसीलिए इसे सामाजिक विज्ञान का अभिन्न अंग माना गया है। सामाजिक विज्ञान का अभिन्न अंग जो माना गया है वो लोक प्रशासन को माना गया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अति लघुत्मक में कि सामाजिक विज्ञान का अभिन्न अंग किसे माना गया? लोक प्रशासन को माना गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि सभी विषयों का क्या क्या संबंध है, इतिहास का, नागरिक शास्त्र का, सामाजिक विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का, लोक प्रशासन का, भूगोल के मध्य क्या संबंध है, सामाजिक छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की योग्यता विकसित करना, ये सभी इन विषयों के मध्य सहसंबंध स्थापित करके अगर विद्यालय में अध्ययन करवाया जाए तो अनुशासनिक व्यवस्था का सामाजिक विज्ञान संबंधी स्वरूप विद्यालयी व्यवस्था एवं उससे संबंधित पाठ्यक्रम को सकारात्मक रूप प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उन विषयों का सहसंबंध क्या है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।